हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बीएनएसएस के लेक्चर नंबर 3 पर हैं। और लेक्चर नंबर 3 में आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जो है डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में बीएनएसएस बना, बीएनएसएस से पहले सीआरपीसी किस तरीके से बना। तो हम आज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो है इसको कवर करेंगे। उससे पहले कल हम लाइन ऑफ ऑपरेशंस का टॉपिक पढ़ रहे थे और लाइन ऑफ ऑपरेशंस में हमने जो आपका एफआईआर वाला सेगमेंट है उसको डिटेल में कवर कर लिया था। और अब हमको कंप्लेंट और स्यू मोटो कॉग्निजेंस वाले जो है लाइन ऑफ प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। और लाइन ऑफ ऑपरेशन जब हम उन दोनों के कंप्लीट कर लेंगे तो हमें बीएनएसएस की एक पूरी रूपरेखा मिल जाएगी, एक पूरा जो है क्या कहते हैं हमको आंसर मिल जाएगा कि किस तरीके से हम इसको जो है क्या कहते हैं बीएनएसएस को पढ़ते हैं और बीएनएसएस किस तरीके से भारत में काम करता है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज क्लियर है और बोर्ड आपको क्लियरली विजिबल है। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास जहां पर हमने छोड़ी थी वहीं से हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप जो है 50 लकी विनर्स में आना चाहते हैं और डेली बेसिस पर होने वाली इन क्लास के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के ऐप पर। जब आप जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के ऐप पर जाएंगे वहां पर आपको पहले ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद सर्च का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको जुडिशरी सेगमेंट में जाना है। जुडिशरी सेगमेंट में जैसे ही आप जाएंगे वहां पर आपको टाइप करना होगा बीएनएसएस मास्टर क्लासेस बाय अपूर्व सर। ठीक है, आपको फ्री बैच दिख जाएगा, कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। आप उसमें एनरोल कर लेंगे। एनरोल करने के बाद आपको डेली बेसिस पर जब मेरी क्लास खत्म होती है उसके 1 घंटे में ये सारे नोट्स अपलोड कर दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बुक्स जीत सकें, केस लॉस कंपाइलेशन जीत सकें, एआईबी 22 के बैचेस जो है फ्री में ले सकें, जो हमारा 10,000 ड्राफ्ट टूल किट है उसको ले सकें, या आप जिस भी बैच में पीडब्ल्यू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पर तैयारी करना चाहते हैं तो अपना जो है 10 बैचेस को ले सकें, उन सभी के लिए यहां पर जो है एक गूगल फॉर्म भी आपको दिख रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे गूगल फॉर्म को भर दोगे और ऐप पर बीएनएसएस मास्टर क्लास से नोट्स लेने लग जाओगे, एनरोल कर लोगे, तो हम 27 तारीख को शाम को 6 बजे आपके लिए लाइव आएंगे। और 6 बजे लाइव ही ये सारी लॉटरियां आपके लिए निकाली जाएंगी। जिन जिन बच्चों को ये गिफ्ट मिलने वाले हैं वो 6 बजे लाइव आकर 27 को देख सकते हैं। ओपन नहीं हो रहे हैं बेटा, हो रहे हैं। मैंने कल ही चेक किया है, मैंने वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर लिया, मैंने आपके जो है ऐप पर जाकर भी चेक कर लिया, नोट्स अपलोड भी हो चुके हैं। अब आपको जो है 10 क्लासेस के बाद एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चन भी वहां पर मिलने लग जाएंगे। ठीक है, जब आप ऐप पर जाते हैं तो इस तरीके की मेरी क्लासेस का बैनर आपको दिखाई देता है, बीएनएसएस मास्टर क्लासेस बाय अपूर्व सर। ये फ्री कोर्स है आपका, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन ऑफ ऑपरेशंस की हमारी कल जो है वार्ता चल रही थी और लाइन ऑफ ऑपरेशंस को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसको ऑफेंस को किस तरीके से क्रिमिनल केसेस का जो है प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है, क्रिमिनल केस चलना स्टार्ट होता है, वो हमने पढ़ा था। तो हमने यहां पर 3 चीजों को बेटा लिख रखा था। ऑफेंस किस तरीके से क्रिमिनल केस में जाएगा, सबसे पहले हम एफआईआर को पढ़ रहे थे और एफआईआर में मैंने आपको 3 स्टेजेस जो है कल इसका लाइन ऑफ ऑपरेशन बना के समझा दी थी। पहली स्टेज होती है एफआईआर लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन, सेकंड स्टेज होती है आपकी बेटा इंक्वायरी और थर्ड स्टेज होता है आपका ट्रायल। ये तीनों ही हम कल कवर कर चुके हैं। ठीक है, कल हम ये कवर कर चुके हैं। सभी ने कल वाली क्लास देखी होगी तभी आज आपको समझ आएगा, वरना आपको आज वाली क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मेरे लेक्चर सीरीज करने का पर्पस ही ये रहता है कि आप पहले की क्लासेस देख लोगे तब आप नेक्स्ट क्लासेस में जो है क्या कर पाओगे, जा पाओगे। सेकेंडली आज हमको जो है यहां पर एफआईआर के बाद कंप्लेंट केस किस तरीके से फाइल होता है, किस तरीके से कंप्लेंट केस कोर्ट में चलता है, इसको कवर करना है। और तीसरा जो यहां पर हमें देखना है वो देखना है सुओ मोटो कॉग्निजेंस के बारे में। ठीक है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस कैसे कोर्ट लेती है और उसका लाइन ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है। अब हम यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहीं से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार आपको मैं रिमाइंड करा देता हूं कि कल हमने जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट किया था उसमें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल यहां पर हमने कर लिया था। ये एफआईआर का प्रोसीजर होता है जब कोई एफआईआर रजिस्टर होती है उसके बाद। ठीक है, इसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं जैसे अब हमने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो कल कवर कर ही लिया था मर्डर के ऑफेंस को देखते हुए। अब मान लेते हैं हम कंप्लेंट केस पर चलते हैं। ठीक है, अब ये कंप्लेंट केस का अब कब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा पाएंगे,
जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाकर के अपनी रिटन कंप्लेंट दे पाएंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पर स्यू मोटो किस तरीके से कॉग्निजेंस लेंगे, इसका लाइन ऑफ ऑपरेशन एक बार समझ लीजिए। तो सबसे पहले कंप्लेंट केस में मान लेते हैं कोई ऑफेंस होता है, ठीक है। ऑफेंस होने के बाद आप सबसे पहली रेमेडी कहां पर जाकर मांगते हो? पुलिस स्टेशन में। आप पुलिस स्टेशन गए, आपने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को सारी डिटेल्स बताई। फिर यहां पर आपने क्या किया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जब आप डिटेल्स बता रहे थे तो इन्होंने आपकी एफआईआर को लिखने से क्या कर दिया बेटा? मना कर दिया। इनने आपकी एफआईआर नहीं लिखी, जो भी ऑफेंस आपके खिलाफ कमिट हुआ है एक कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर निकल कर आती है, अब इसको ध्यान रखिएगा, जब पुलिस ने आपकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं लिखी तो आपके पास इसके बाद जो नेक्स्ट रेमेडी होती है, ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी क्या है कि आप अपने एरिया के एसपी साहब को रीच आउट करेंगे। आप एक पेपर पे अपनी कंप्लेंट लिखेंगे, उस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या वहां पर फिजिकली जाकर एसपी साहब को दे देंगे। अगर एसपी साहब को ऐसा लगता है कि आपका संज्ञेय अपराध है, इसमें एफआईआर होना मैंडेटरी है ललिता कुमारी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो वो यहां पर जो एसएचओ साहब हैं जिन्होंने आपकी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने एफआईआर को लिखने से मना कर दिया था, उनको आदेश दे देंगे कि एफआईआर लिखो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो। अगर ये दोनों ही अथॉरिटियां आपकी एफआईआर लेने से मना कर देती हैं, ठीक है, क्या कर देती हैं? डिनाई कर देती हैं, तो अब आपके पास दूसरा रास्ता होता है कि आप अपने एरिया के, किसके? अपने एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, ठीक है, उनको अपनी एक रिटन कंप्लेंट देंगे, लिखित में अपनी शिकायत देंगे कि आप क्यों यहां पर आए हैं, ठीक है, और क्यों पुलिस ने आपकी एफआईआर नहीं लिखी। आप ये भी जब कंप्लेंट बना रहे होंगे मजिस्ट्रेट के पास में ले जाने के लिए, तो उसमें लिखेंगे कि आपके पास जो पहली रेमेडी थी इस केस को क्रिमिनल कोर्ट में लाने की, एफआईआर और एसपी के थ्रू, वो आप यूज कर चुके हैं, उन्होंने आपकी नहीं सुनी है, ठीक है। तो आप या तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके जा सकते हैं या फिर आपके पास दूसरा राइट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस वाले आपकी हेल्प ही नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा जघन्य अपराध जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम हुआ है, तो आप डायरेक्टली भी बिना इस प्रोसीजर को फॉलो किए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिटन में एप्लीकेशन लगाते हो, ठीक है। अब ये जब रिटन में एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचती है तो यहीं से कंप्लेंट का लाइन ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम इसी जर्नी को आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या याद रखना है कि एक ऑफेंस हुआ, ऑफेंस के बाद आपने अपनी रिटन कंप्लेंट बनाई, रिटन कंप्लेंट बनाई, ठीक है। अब इस रिटन कंप्लेंट को ले जाकर आप अपने एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट कर दिए, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट कर दिए। क्लियर है इतनी बात सभी को? यहां तक समझ में आया? अब कल की क्लास से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, अब क्लास स्टार्ट हो रही है तो ध्यान रखिएगा, कल तक का रिवीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो जब कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेगी, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब यहां पर क्या करने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अब यहां पर ये हमारी कंप्लेंट केस का लाइन ऑफ ऑपरेशन हम देखने जा रहे हैं। तो कंप्लेंट जब मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंची, ठीक है, जब कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंची, अब एरिया मजिस्ट्रेट सबसे पहले इस कंप्लेंट को रीड ओवर करेंगे, पढ़ के ही तो देखेंगे तभी तो उन्हें पता लगेगा। रीड ओवर करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को अगर ऐसा लगता है कि आपने फर्स्ट रेमेडी को यूज किया था, मतलब आप पुलिस और एसपी के पास होकर मजिस्ट्रेट साहब के पास आयो, ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब के पास आयो, आप एसपी और जो है पुलिस के पास जा चुके हो, उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, तो मजिस्ट्रेट साहब को अगर ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और इस पर उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट साहब दो बातें यहां पर कर सकते हैं, वो दोनों पॉइंट पहले समझ लीजिए। अगर इस रेमेडी को यूज करने के बाद आप आए हैं तो मजिस्ट्रेट इस पर डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेंगे, क्या लेंगे बेटा? संज्ञान लेंगे। मान लीजिए आप फर्स्ट रेमेडी को यूज करके नहीं आए, आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास आए थे, डायरेक्टली जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आप पहुंचे थे, ठीक है। तो अब मजिस्ट्रेट के पास यहां पर आपका जो है अधिकार होगा कि वो क्या कर सकें, वो खुद से कॉग्निजेंस इस केस में ना लें, वो उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने आपकी एफआईआर लेने से मना किया था, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऑर्डर करें, ठीक है, कि इस केस में आप एफआईआर को लिखिए और मुझे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ला करके सबमिट कीजिए, मुझे
पुलिस रिपोर्ट ला करके सबमिट कीजिए, मुझे चार्जशीट ला करके सबमिट कीजिए। ठीक है, तो अगर मजिस्ट्रेट ने ये वाला रास्ता अपनाया, ध्यान से सुनना, अगर मजिस्ट्रेट ने ये वाला रास्ता अपनाया कि उन्होंने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिसने आपकी एफआईआर लेने से मना कर दिया था, उसी को बोल दिया कि एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करके मेरे पास इसको लेकर आओ, ठीक है, तो फिर कौन सा लाइन ऑफ प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा? तो फिर कौन सा लाइन ऑफ प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा बताइए? कल वाला हो जाएगा ना? कल क्या पढ़ा था हमने? कल वाला हो जाएगा ना? कल क्या पढ़ा था हमने कि एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर चार्जशीट सबमिट होगी, फिर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, इंक्वायरी स्टार्ट होगी, पार्टीज को इशू ऑफ प्रोसेस किया जाएगा, एक्यूज को सुना जाएगा, प्लीड गिल्ट कर रहा है या नहीं, उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग की जाएगी और फिर ट्रायल चलेगा। ठीक है, तो फिर इस सेकंड केस में बता रहा हूं कि सेकंड केस में आप कल वाला ही लाइन ऑपरेशन, ठीक है, एफआईआर वाला लाइन ऑफ ऑपरेशन जो है क्या करेंगे, लाइन ऑफ ऑपरेशन केस में फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, जहां पर मैंने आपको कल समझाया भी था, कि एफआईआर, अब देखो एफआईआर चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कहने पर ऑर्डर पर हुई हो या फिर एफआईआर डायरेक्टली विक्टिम के या किसी भी विटनेस के कहने पर पुलिस ने लिखी हो, सेम लाइन ऑफ प्रोसीजर ही फॉलो होने वाला है, सेम लाइन ऑफ प्रोसीजर ही फॉलो होने वाला है। एसएचओ, ठीक है, फिर अपॉइंट करेंगे आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना माइंड बनाएगा कि इस केस में उसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद अगर उसने माइंड बना लिया है तो हम कहेंगे कि उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, स्पॉट पर जाएगा, बॉडी को प्रिक्योर करेगा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाएगा, फिंगरप्रिंट्स लेगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाएगा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेगा, वहां से सारे स्टेटमेंट कलेक्ट करेगा, ठीक है, सर्च सीजर कुछ हो रहा है तो होगा, और फिर फाइनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इन सब की रिपोर्ट दे देगा, दैट इज चार्जशीट। चार्जशीट दे सकता है, क्लोजर रिपोर्ट दे सकता है, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट भी इसको हम बोलते हैं, फाइनल रिपोर्ट उसने सबमिट कर दी। ठीक है, फिर ये वाला प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अब आइए मान लेते हैं, अब ये वाला प्रोसीजर तो कल समझ चुके हैं, अब आइए इस पे मान लेते हैं मजिस्ट्रेट साहब स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब अब स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, मतलब खुद से कॉग्निजेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब ने सबसे पहले आपके एरिया में जो आपने रिटन कंप्लेंट दी थी उसको रीड ओवर किया, और रीड ओवर करने के बाद उन्हें लगा कि हाँ भाई, इस जो है कंप्लेंट में कुछ ना कुछ सब्सटेंस मिल रहा है, इस पर हमें एक क्रिमिनल केस बनाना चाहिए, इस पर हमें एक क्रिमिनल केस बनाना चाहिए। तो जिस टाइम से याद रखिएगा, जिस भी टाइम से जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपना माइंड मेकअप करेंगे, ठीक है, कि मैं यहां पर, जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब माइंड मेकअप करेंगे कि मैं यहां पर इस केस में कॉग्निजेंस ले रहा हूं, इस केस में संज्ञान ले रहा हूं, कॉग्निजेंस ले रहा हूं, मतलब मैं इस केस को आगे बढ़ाने जा रहा हूं, तो फिर हम ये कहेंगे कि जैसे ही मजिस्ट्रेट ने अपना माइंड मेकअप करके कॉग्निजेंस लिया, इट मींस मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट इस केस में इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। मजिस्ट्रेट ने इस केस में बेटा इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, बताइए, यहां तक सभी को समझ में आया? अब जब ये कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास आई है, तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले इसमें एक छोटी सी प्रक्रिया करते हैं, जिससे कि वो ये पता कर सकें, अपना माइंड मेकअप कर सकें कि उन्हें इस केस में कॉग्निजेंस लेकर आगे मुद्दे को बढ़ाना है या नहीं। वो 2 स्टेप्स होते हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले जो भी इस रिटन कंप्लेंट को लेकर आने वाला कंप्लेनेंट है, ठीक है, कंप्लेनेंट है, ठीक है, या फिर इसके साथ में कोई भी विटनेसेस हैं, इसके साथ में कोई भी विटनेसेस हैं, ठीक, इसमें फिर एफआईआर नहीं होगी, यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। फिर इस केस में एफआईआर नहीं होगी क्योंकि मजिस्ट्रेट डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले रहे हैं। बेटा याद रखना, ये दूसरा तरीका होता है भारत में किसी भी क्रिमिनल केस को स्टार्ट कराने का। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले वो कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करेंगे, उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे जो भी उन्हें उस कंप्लेंट को देखकर सही लगते हैं। उसके बाद उनके विटनेसेस का एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है। जब वो ये प्रोसीजर कर रहे होंगे, यहां पर कंप्लेनेंट और विटनेस का एग्जामिनेशन कर रहे होंगे, इसी समय
इसी वक्त, याद रखेगा, इसी वक्त वो ये डिसाइड करेंगे। अब मान लो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दी कि मुझे जो है क्या कहते हैं, मेरे पड़ोसी बी ने मारा, मेरे दांत तोड़ दिए, मेरा जबड़ा तोड़ दिया, मेरा सर तोड़ दिया, मेरे हाथ तोड़ दिए, मेरे पैर तोड़ दिए, मेरे शरीर में लगभग 20 फ्रैक्चर किए हैं और मैं मरते मरते बचा। मजिस्ट्रेट साहब ने ये कंप्लेंट ली, मजिस्ट्रेट साहब ने कहा अरे ग्रीवियस हर्ट और ये सारे सेक्शन, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, मरते मरते बचाया भाई। ठीक है, फिर इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने इसी कंप्लेनेंट को बुलाया और ये कहा कि तुम्हारे पास कोई विटनेस है? उसने कहा हाँ, मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ोसी रहते हैं उन्होंने मुझे मारा, लेकिन पूरे कॉलोनी के लोग देख रहे थे। अब ये कॉलोनी के लोग साहब विटनेस बन के आ गए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब कंप्लेनेंट आ चुका है, कॉलोनी के जो है कॉलोनी के लोग आ चुके हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। उसी समय मजिस्ट्रेट साहब को यह पता लगता है कि जिस पड़ोसी के मारने के आरोप लग रहे हैं वो तो पिछले महीने से ही कनाडा गया हुआ है। तो जब यह बात एक विटनेस यहां पर आकर मजिस्ट्रेट के सामने बोल देता है तो फिर यह पूरा केस पलट जाता है। तो अब यहां पर क्या हो गया, कंप्लेनेंट और विटनेस गलत साबित हो गए कि जब वो व्यक्ति है ही नहीं तो उसने आपको मार कैसे दिया, इसका मतलब आप फर्जी कंप्लेंट लेकर आए हो। तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपना माइंड मेकअप करेंगे कि इस केस में कोई तथ्य नहीं है, हमें इसे आगे नहीं ले जाना चाहिए। यहां तक समझे सब? अगर उनको यह लगता है कंप्लेनेंट और विटनेस का एग्जामिनेशन करने के बाद कि हां एक सब्सटेंटिव क्रिमिनल केस इस मैटर में बन सकता है, देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑन दिस रिटन कंप्लेंट। ठीक है, कॉग्निजेंस होगी, कॉग्निजेंस में मजिस्ट्रेट अब इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे। इंक्वायरी तो स्टार्ट हो ही चुकी है आपकी, इंक्वायरी तो स्टार्ट हो ही चुकी है। जितनी भी ये बातें हैं इनके जो विटनेसेस हैं इनको जो है विटनेसेस के सारे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर आपके इशू ऑफ प्रोसेस होगी। अब इशू ऑफ प्रोसेस करना क्यों जरूरी है, हम एक्यूज्ड को बताएंगे कैसे कि आपके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट आई थी, मजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेंट और विटनेसेस के जो है क्या कहते हैं एग्जामिनेशन किया, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहां पर ये जितनी भी चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं उनके चार्ट्स आपको इस फॉर्मेट में बने हुए मिलते हैं, जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए, जिससे कि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। हैंड राइटिंग मेरी ऐसी ही है, इसी वजह से शायद मैं गवर्नमेंट जॉब्स में सेलेक्ट नहीं हो पाया। हैंड राइटिंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। ठीक है, यहां ये देखो, हर एक चीज जो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, हर एक चीज का नोट्स और चार्ट खुद ही बनाकर देता हूं, जिससे कि तुम्हारे पास एक अच्छा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो ये ले लेना, इससे पढ़ लिया करो। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, हां अब हम यहां पे थे, इशू ऑफ प्रोसेस हुआ, एक्यूज्ड आया। ठीक है, एक्यूज्ड ने अपने सारे डिफेंसेस को तैयार किया और एक्यूज्ड की फिर क्या है, डेट फिक्स की गई। जब डेट फिक्स की गई तो एक्यूज्ड ने यहां पर अपनी सारी चीजें आके रखी। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या है कि पहली बार आएंगे क्लास में, अब उनको पता ही नहीं है 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, उसके नोट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, बिल्कुल प्रिंटेड फर्स्ट क्लास नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक याद रखिएगा, फिर जब क्या कहते हैं आपका इशू ऑफ प्रोसेस हुआ, फिर आपका वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपकी यहां पर आप देखोगे कि डेट ऑफ एक्यूज्ड की जो है अपीयरिंग हुई, एक्यूज्ड ने यहां पर कुछ कुछ मजिस्ट्रेट साहब को बताया। यहीं पर एक क्वेश्चन रेज किया गया, क्या क्या मतलब प्लीड गिल्टी करते हो? उसने कहा नॉट प्लीड गिल्टी। नॉट प्लीड गिल्टी जब उसने कह दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को खारिज करता हूं और मैं अपना ट्रायल में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए रेडी हूं। ठीक है, फिर मजिस्ट्रेट साहब यहां पर क्या कर देंगे, चार्ज फ्रेम कर देंगे और फिर आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो कंप्लेंट केस जब भी मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, कंप्लेंट केस जब भी मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन की स्टेज नहीं होगी, इंक्वायरी और ट्रायल होगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? इतनी बात सभी को समझ में आई? सभी को समझ में आई? अब यही प्रोसीजर, ये कंप्लेंट केस जो है, यही सेम प्रोसीजर स्टूडेंट्स फॉलो किया जाता है। यही जो कंप्लेंट केस है, इसी कंप्लेंट केस को फॉलो किया जाता है। ठीक है,
किस में फॉलो किया जाता है? सुओ मोटो केस में, सुओ मोटो केस में, ठीक है। क्योंकि सुओ मोटो केस में भी तो वे स्वतः ही संज्ञान ले रहे हैं। कौन? पुलिस का तो कोई रोल है नहीं, मजिस्ट्रेट खुद से ही संज्ञान ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर प्रोसीजर स्टार्ट कहां से होगा? जब उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और इसके बाद ये डिसाइड किया, अपना माइंड मेकअप किया, माइंड मेकअप करके ये डिसाइड किया कि हम इस केस में आगे जाने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। तो फिर यहां पर भी ये मैटर इंक्वायरी से स्टार्ट होगा और फिर इशू ऑफ प्रोसेस होगा, डेट हियरिंग, फिर प्लीड गिल्टी, फिर इसके बाद चार्ज फ्रेमिंग, और जैसे ही चार्ज फ्रेमिंग होगी ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, ट्रायल का वो सारी चीजें चलने लगेंगी, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं, ठीक है, ये 3 तरीके होते हैं, क्लियर है इतनी बात सभी? एक क्रिमिनल केस को फाइल करने के, एक क्रिमिनल केस को कोर्ट में पहुंचाने के 3 तरीके होते हैं, और यही 3 तरीकों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एफआईआर वाला, जो सबसे लेंदी पार्ट भी है, ठीक है, सबसे लेंदी पार्ट भी। अब समझ में आया लाइन ऑफ ऑपरेशंस कहां क्यों बनाया है मैंने? आपको बीएनएसएस का पूरा सार देने के लिए, ठीक है, बीएनएसएस का पूरा सार देने के लिए, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब जो बच्चे नोट्स की कह रहे थे, देखो ऐसी ही हैंड राइटिंग है, इसी हैंड राइटिंग में आपको, ये बड़ा बोर्ड है तो इस पर लिखने में दिक्कत होती है, पेन टैब होता है तो उसमें लिखने में साफ नजर आता है, ठीक है। चलो अब आओ इस पर, ठीक है। ये तो हमने कल पढ़ लिया था, इन्वेस्टिगेशन, कल ही मैंने आपको बता दिया था। ये हैं आपके नोट्स डियर डियर स्टूडेंट, ये हैं नोट्स कि जब पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया तो आप कंप्लेंट लेकर जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, अपने ऑफेंस की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास की जाएगी, ये आपका एरिया मजिस्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। उस कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स को वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे किसके? कंप्लेनेंट के और विटनेस के। अब तो साफ दिख रहा है सबको, अब तो साफ दिख रहा है सबको कि अब भी कोई स्टूडेंट ऐसा है कि ये वाली हैंड राइटिंग भी नहीं समझ में आ रही है? हाँ जी, ये वाली हैंड राइटिंग भी नहीं समझ में आ रही है, तो फिर दिक्कत है, फिर तो दिक्कत है अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट विटनेस होगा, उसके बाद कॉग्निजेंस लिया जाएगा, इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी, इंक्वायरी में इशू ऑफ प्रोसेस, एक्यूज को बुलाना, प्लीड ऑफ गिल्ट होगा, फिर चार्ज फ्रेमिंग होगी, देन ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लेंट का प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर सुओ मोटो केसेस में भी मजिस्ट्रेट लेते हैं, जहां पर ना तो कोई कंप्लेंट आई है, कल मैंने बताया था, और ना ही कोई एफआईआर आई है। तो फिर मजिस्ट्रेट ने ये कॉग्निजेंस लिया कैसे? मजिस्ट्रेट ने ये कॉग्निजेंस लिया कैसे, बताइए? मजिस्ट्रेट ने ये कॉग्निजेंस लिया कैसे? मजिस्ट्रेट ने ये कॉग्निजेंस लिया इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, ठीक है। कैसे लिया? इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है वो अभी पढ़ने की टॉपिक नहीं है, वो होती है आपकी 174, जब पढ़ेंगे, जब इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्लास है तो ओवरव्यू अभी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो और ये आपका फाइनल चार्ट है, तीनों जो है लाइन ऑफ ऑपरेशंस का, तीनों लाइन ऑफ ऑपरेशंस का, एफआईआर का कैसे चलेगा, कंप्लेंट का कैसे चलेगा, और सुओ मोटो कैसे चलेगा। अब मुझे बताइए, क्या सेकंड क्लास का टॉपिक आपको समझ आ गया है? मतलब सेकंड क्लास लाइन ऑफ ऑपरेशंस था वो मैंने खत्म कर दिया, क्या अब आपको यहां तक सारी चीजें समझ आ गई हैं? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे भी लाइव पूछ सकते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो आज के लेक्चर का टॉपिक है। 15 से 20 मिनट की एक कहानी सुनाऊंगा, पूरी हिस्ट्री आपके सामने जो है खोल के रख दूंगा, पूरी हिस्ट्री आपको याद हो जाएगी। इंफॉर्मेशन, पीआर, कंप्लेंट, 3 वेज, टेकिंग कॉग्निजेंस, वेरी गुड, यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा? 100%, थैंक यू। यही मेरे पढ़ाने का तरीका है, ऐसे ही पढ़ाता हूं। नॉन कॉग्निजेबल 174 जब कब करेंगे तब बताऊंगा, अभी मैंने सिर्फ आपको बीएनएसएस कैसे काम करेगा, एक क्रिमिनल केस में कौन कौन सी चीजें होंगी वो बता दिया, ठीक है। क्लोजर रिपोर्ट के बाद क्या होगा? क्लोजर रिपोर्ट के बाद डियर, मान लीजिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन के केस में, चलो मैं निकाल ही लेता हूं तुमको, क्लोजर रिपोर्ट समझा देता हूं, 1 मिनट लगेगा। हाँ, मान लो ये वाला एग्जाम्पल हम दे रहे थे, ठीक है,
ये वाला हम एग्जांपल दे रहे थे कि एक मर्डर हुआ है, ए ने बी का मर्डर किया है, उस केस में एफआईआर हुई, एफआईआर लिखने के बाद ये पूरा प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है पुलिस ने फॉलो किया। लास्ट में जाकर के पुलिस को यह पता लगा कि जो ए ने बी को शूट किया था, ठीक है, जिसकी सी जो विटनेस है वो कंप्लेंट मतलब एफआईआर लेकर आया था, ये जो है आपकी क्या हो रही थी, ये जो है सलमान खान की मूवी की शूटिंग हो रही थी या आमिर खान की मूवी की शूटिंग हो रही थी, ठीक है। तो जब स्पॉट पर जाके ये सारी चीजें पता लगी तो पुलिस ने डायरेक्टली क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। अब क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने के बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट से सहमत हैं, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट से सहमत हैं, ठीक, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिर क्या कर देंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहीं पर साइन करके उस रिपोर्ट को बंद करके केस को खत्म कर देंगे। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ गड़बड़ की है और फिर इस क्लोजर रिपोर्ट को बनाकर ले आए हैं, तो मजिस्ट्रेट खुद से कॉग्निजेंस लेकर के इंक्वायरी कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा दूसरा याद रखिएगा, द सेकंड प्रोसेस इज दैट इज दिस, सेकंड प्रोसेस क्या होगा कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, ये होता है क्लोजर रिपोर्ट में, ये दो रास्ते होते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, बेल कब होगी? बेल जब पढ़ाऊंगा तब होगी बेल। बेल दो तरीके से होती है। अगर आपको यह खतरा लगता है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर कर देगा और पुलिस आपको अरेस्ट करने आ जाएगी, तो आप सीधे एंटीसिपेटरी बेल में चले जाओगे। ये एप्लीकेशन आप कोर्ट ऑफ सेशन में लगा सकते हो, हाई कोर्ट में लगा सकते हो, ठीक है। ये अरेस्ट से पहले की बेल है कि एफआईआर होने से पहले ही आप ऑन द बेसिस क्या कर दो, अपनी एंटीसिपेटरी बेल ले लो कि पुलिस आपको आकर के गिरफ्तार ना कर पाए। दूसरा बेल कब होगी? बेल जब होगी जब पुलिस यहां पर आपको इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट कर लेगी, 24 घंटे के अंदर अरेस्ट के बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी। मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस केस में आपको रखने की जरूरत नहीं है जेल में, जुडिशियल कस्टडी में, और तो मजिस्ट्रेट आपको वहीं से रिलीव कर देंगे, बेल दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पुलिस ने कस्टडी मांग ली है, रेगुलर बेल की डिमांड करते हैं, देन आप रेगुलर बेल में कोर्ट के सामने अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे ही बेल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, कभी कभी इंक्वायरी की स्टेज पर भी लोग लेते हैं, कभी कभी ट्रायल की स्टेज पर भी लोग लेते हैं, ठीक है। तो बेल हर जगह हो सकती है, लेकिन ये यहां पर सबसे ज्यादा यूज होती है, इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट में सबसे ज्यादा यूज होती है। यही सब तो है बीएनएसएस में, यही सब तो पढ़ना है। अब आप चाहो तो मैं सेक्शन वाइज पढ़ा दूंगा, अब आप चाहो तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा। अब आज मुझे डिसाइड करके बता दो कि टॉपिक वाइज पढ़ना है या लाइन से पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ने में मजा आएगा। एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट उठाएंगे, उसको क्लियर करेंगे, तीसरा कॉन्सेप्ट उठाएंगे, उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि बीएनएसएस पढ़ने का यही एक जो है बेसिक्स है, जिससे कि आप मेंस में किसी क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर पाओगे, ठीक है। अभी जब मैं आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कराऊंगा, कल सेक्शन 1 कराऊंगा और परसों सेक्शन 2 कराऊंगा। 1-2 में मतलब जो आपके डेफिनेशंस हैं उनको कराऊंगा। मंडे को जो क्लास लूंगा, सेक्शन 6 के साथ 21 को पढ़ना, 22 को पढ़ना, 23 को पढ़ना, 24 को पढ़ना, फिर 232 को पढ़ना, फिर 362 को पढ़ना, फिर 364 को पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनता है टॉपिक वाइज, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। चलो अब आते हैं बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, जो आपका आज का टॉपिक था। देखो ये नोट्स ले लेना, मैं कई बार बता चुका हूं, पीडब्ल्यू के ऐप पर बीएनएसएस बाय अपूर शर्मा जो है फ्री मिल रहा है, वहां पर जाके ले लेना, ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आ जाओ कि सीआरपीसी भारत में बना कैसे। सीआरपीसी से ही शुरू होती है कहानी, सीआरपीसी को रिप्लेस करता है बीएनएसएस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं एंशिएंट टाइम पर, ठीक है। एंशिएंट टाइम में क्या हुआ करता था उसको हम यहां पर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जब भी हम सिविलाइजेशंस की बात करते हैं एंशिएंट टाइम में, तो लोग कबीले में रहा करते थे। कैसे रहा करते थे? कबीले सुने थे, ट्रुप्स में रहते थे कि भाई एक कबीले 20 लोगों का एक कबीला है, वहां पर एक सरदार, मतलब सरदार बनाया हुआ है उन्होंने, जो ओल्डेस्ट पर्सन है। दूसरा कबीला है, जैसे आदिवासी रहते हैं वैसे कबीलों में लोग रहा करते थे। उस टाइम पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन भारत में नहीं होते थे, ठीक है। तो तब क्या होता था, तब हमारे यहां पर रिट्रीब्यूटिव थ्योरी काम करती थी कि मान लो एक व्यक्ति है ए। अब मैं इसको समझाता हूं, मतलब एंशिएंट टाइम का समझा रहा हूं, फिर मेडिवल पर आएंगे, फिर मॉडर्न पर आ जाएंगे, और फिर सीआरपीसी को बता दूंगा जब जब से ब्रिटिश आई, ठीक है। मान लेते हैं ये एक टाउनशिप है, कबीला है,
ठीक है। इस कबीले में 50 परिवार रहते हैं। इन 50 परिवारों ने जो ओल्ड एज पर्सन है, सबसे बुढ़ा पर्सन है, उसको अपना सरदार मान रखा है। ठीक है, किंग टाइप से थ्योरी होती थी वो मान रखा है। इस कबीले से रिलेटेड, इस टाउनशिप से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, उन डिस्प्यूट्स के डिसीजन ये बैठकर करते हैं, गांव वाले सब बैठकर करते हैं। ठीक है, क्लियर। देन अब यहां पर होता क्या था कि मान लो ए एक फैमिली है और एक बी फैमिली है। ए फैमिली है और एक बी फैमिली है। ठीक है, ए फैमिली में 5 मेंबर हैं, बी फैमिली में 10 मेंबर हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पड़ोसी हैं, बी हमेशा ए की फैमिली को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ए हर बार अपनी शिकायत सरदार, जो वहां कबीले का ट्रुप का जो किंग है, उसके पास लेकर जाते हैं। वो कहता है पीसफुली रहना। लेकिन एक दिन झगड़ा होता है, ए का जो सन है इसका हाथ काट देते हैं बी परिवार के लोग। ठीक है, एक इसका राइट हैंड काट देते हैं, ये राइट हैंडर है, राइट हैंड इसका काट देते हैं। अब फिर यहां पर क्या होता है, उस टाइम पर जो थ्योरी हमारे यहां काम करती थी, तो फिर ये मैटर कहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर उसने आपके बच्चे का हाथ काटा है तो आप भी इसका हाथ काट दो, इसके बच्चे का हाथ काट दो। तो थ्योरी थी एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर एन टूथ। ठीक है, कि भाई जो जैसा व्यवहार करे वैसा व्यवहार आप उनके साथ में करो। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे सिविलाइजेशंस डेवलप करती गई, लोग आगे बढ़ते गए। ठीक है, लोग आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे ये देखा जाने लगा कि लोग अगर इसी पनिशमेंट थ्योरी पर काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे करके ये ट्रुप्स कम होने लगेंगे। मान लो एक ने मार दिया, दूसरे का हाथ कटवा दिया, अब ये तो 10 मेंबर हैं, इनने फिर जाके इसके पांचों के हाथ काट दिए, इन्होंने ऑर्डर किया कि पांचों के काट दो। तो ऐसे सोसाइटी धीरे धीरे करके छोटे छोटे ट्रुप्स थे वो पूरी तरीके से डिमोलिश होने लगे। ठीक है, डिमोलिश होने लगे। तो फिर वहां से एक सिद्धांत निकल कर आता है कि हम कुछ ऐसे रूल्स बना लें, ऐसे रेगुलेशन बना लें जो सब लोगों के लिए बराबर हो। ठीक है, एंशिएंट टाइम के बाद धीरे धीरे करके जैसे इंडिया में किंग्स रूल्स की स्थापना होती है, ठीक है, फिर हम मेडिवल इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, ये थ्योरी उस टाइम पर चलती थी, फिर हम आए मेडिवल इंडिया में बेटा। ठीक है, मेडिवल इंडिया में क्या हुआ, मेडिवल इंडिया में हमने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखा, यस रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इसको बोलते हैं, हमने टाइम देखा कि किंग्स रूल था, मतलब सबसे सुप्रीम कौन है, किंग, और किंग कोई गलती नहीं कर सकता। अब जब मेडिवल इंडिया आप देखोगे तो उसमें इंडिया पर सबसे ज्यादा मोमडन जो है किंग्स का रूल रहा। ठीक है, अब वो अरब साइड से हमारे यहां पर आए थे, तो जब मेडिवल इंडिया में लॉ बनाने की बात हुई, किंग कैन, अब यहां पे थ्योरी काम करने लग गई, किंग कैन डू नो रॉन्ग। ठीक है, कि राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता और राजा ने जो आखिरी चीज बोल दी वही फाइनल है सभी के लिए, उसी को सबको मानना पड़ेगा। राजा ने कहा कि इसको फांसी चढ़ा दिया जाए, तो कोई भी अपील, कोई भी जो है बात करने की गुंजाइश नहीं थी, उनको चढ़ा दिया जाता था। यही थ्योरी तब मेडिवल इंडिया में काम करती थी। अब मेडिवल इंडिया में आप देखोगे कि मुस्लिम रूलर्स हमारे यहां पर बहुत सारे आए। ठीक है, तो जब मुस्लिम रूलर इंडिया में आए तो उन्होंने एज पर दी शरीयत, एज पर दी कुरान, जो उनकी होली बुक कुरान है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को ट्रीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक तरीके से मोहम्मदन लॉ का मेडिवल इंडिया में हमें ज्यादा इन्फोर्समेंट देखने को मिलने लगा। अब यही प्रथा चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं। ठीक है, ईस्ट ब्रिटिशर्स नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में जो है अपना व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट ब्रिटेन से आई थी। जब वो ब्रिटेन से यहां पर आए थे तो ब्रिटेन एक जो है सशक्त राष्ट्र था, वो पूरे विश्व पे कब्जा था उस समय ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन में रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं को क्या कहा, राजाओं को यह कहा कि आपकी गद्दी आपकी, लेकिन आपके यहां पर हम व्यापार करेंगे और इस व्यापार में
हम आपको जो भी प्रॉफिट होगा इसके पैसे कुछ ना कुछ आपके राजस्व में जोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे करके ये सारे राजाओं ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये प्रपोजल रखा कि लूट घसूट बहुत होती है, चोरी डकैती बहुत होती है, तो हमें अपने व्यापार को करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। इस वजह से हम अपनी पुलिस प्रोटेक्शन यहां पर करना चाहते हैं। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपनी जो है आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपनी पुलिस बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी बनाई और फिर राजाओं की गर्दन पकड़ ली कि अब ना तो राजस्व देंगे, बस आपको नेम सेट के लिए किंग बनाया हुआ है, पूरे राजस्व का, पूरे प्रदेश का, प्रांतों का, प्रोविंसेस का कलेक्शन हम करेंगे। ठीक है, हम ही अपने पास रखेंगे, आपको पेंशन के रूप में एक चीज दे दी जाएगी। इस तरीके से मेडिवल इंडिया से लगभग लगभग 60 से 70 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत पर राज हो गया और राजाओं को सिर्फ पेंशन के रूप में वो कुछ जो है पैसे दे दिया करते थे। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई तो इन्होंने अपने सेफ्टी के लिए, किसके लिए, अपनी सेफ्टी के लिए रूल्स बनाना स्टार्ट किए, लॉ बनाना स्टार्ट किए। अब जब ये लॉ बनाना स्टार्ट किए गए तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि इंडियंस भी इसको सपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेडिवल पीरियड में राजाओं का शासन था, राजा सबसे बड़ा सुप्रीम हुआ करता था, जो राजा ने कह दिया वो मानना पड़ेगा। और मेडिवल इंडिया में जो भी लॉस थे वो मोहम्मदन रूलर्स के द्वारा बनाए गए थे, तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी लगते थे। जैसे अगर एक मुस्लिम मुस्लिम में क्या है, अगर मुस्लिम मुस्लिम में कोई डिस्प्यूट होता है तो मुस्लिम ही उसमें विटनेस बन सकते हैं। एक हिंदू और मुस्लिम में डिस्प्यूट हुआ तो कोई भी विटनेस हिंदू की तरफ से मुसलमान विटनेस नहीं आएगा और मुसलमान की तरफ से हिंदू विटनेस नहीं आएगा। तो इससे जो है हमारे 500-600 साल तक इंडियंस परेशान रहे थे। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने राजाओं की गर्दन पकड़ ली तो ब्रिटिश इंडियंस खुश होने लगे। उन्होंने कहा कि अब हम ऐसा कानून आपको देंगे जहां पर आप सब बराबर होंगे, राजा क्राइम करेगा तो उसको भी वही सजा और अगर प्रजा में कोई भी क्राइम करेगा तो उसको भी वही सजा। तो इंडियंस तो ताली बजाने लग गए, वेरी गुड, ये तो अच्छा हुआ, अब तो जो हम पे हुकूमत करते थे उनकी गद्दी भी चली गई और अब वो हमको कोड़े भी नहीं मार पाएंगे क्योंकि उनको भी सजा मिलने वाली है। तो फिर लेकिन यहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या ट्विस्ट किया, ब्रिटिशर्स ने ये ट्विस्ट किया कि ये लॉज सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए बनाए, ना कि इंडियंस के लिए। क्लियर है इतनी बात? ना कि इंडियंस के लिए। अब होता क्या है कि लगभग 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत पर राज कर चुकी होती है। ठीक है, और फिर बगावत के सुर उठने लगते हैं। मंगल पांडे की क्रांति हुई, फिर उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स ने यहां पर जो है कानून बनाना स्टार्ट किया और वो कानून अपने फेवर में बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि आपका इंडियन पीनल कोड, पहला क्रिमिनल कानून काम करना स्टार्ट किया गया। ठीक है, मैकॉले के लीडरशिप में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ठीक है, और ये इंग्लैंड लॉ पर पूरी तरीके से बेस्ड था। ठीक, इसको बनाने में 1837 तक एक रफ प्रपोजल तैयार हो गया था। ठीक, ये रफ प्रपोजल तैयार हो चुका था, इंडियंस को मतलब इंडियंस के सामने रखा गया था, लेकिन ये प्रपोजल यहां पर पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। इसके बाद इसमें कुछ अंग्रेजों ने और अपनी तरीके से यहां की, क्योंकि ये ब्रिटेन में बन रहे थे लॉस, ठीक है, और ब्रिटेन के लोग ही बना रहे थे, तो ब्रिटेन के लोग वहां की परिस्थितियों को देखकर ये कानून बना रहे थे। लेकिन जब वो भारत में आए तो भारत में देखा कि भारत की परिस्थितियां कुछ अलग हैं और यहां पर इन लोगों को और अगले 100 साल तक गुलाम बनाने के लिए हमें अपने फेवर के लॉ बनाने हैं जहां पर एब्सोल्यूट पावर हमारे पास है। समझे कि नहीं समझे? तो इसी वजह से 100 साल बाद क्रांतियां होने लगी थी। क्रांतियों में लोग अपोज करने लगे थे, राजाओं ने ग्रुप बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी को रेलना शुरू कर दिया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि देखिए हम कानून बना देते हैं जिससे कि ये कानून हमारे ही फेवर में काम करे। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें और 2 अमेंडमेंट लाए गए और 1857 में ये जो है गवर्नर जनरल काउंसिल के सामने पेश किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ अब 1850 तक इंडियन पीनल कोड बन के रेडी था। इसमें कुछ और अमेंडमेंट होनी थी जो 100% अमेंडमेंट 1856 तक हो गई, आईपीसी को लागू किया जाने के लिए करने लगे। तब हो गया फिर 1857 का रिवॉल्ट। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
1857 की क्रांति इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति मानी गई। तो इस वजह से आईपीसी लागू नहीं हुआ। फिर 1857 के विद्रोह को 3-4 साल को चलने में लगे और फिर आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन पीनल कोड 1860 को 1 जनवरी 1861 से पूरे भारत में लागू करा दिया गया। इस तरीके से पहला क्रिमिनल लॉ भारत को मिला। अब यह कानून कैसा था? यह सब्सटेंटिव लॉ था। मैंने आपको बताया था ना, भारतीय न्याय संहिता सब्सटेंटिव लॉ क्यों है? क्योंकि वो ये बताता है कि एक एक्ट कब ऑफेंस बनेगा और उस ऑफेंस में कितनी सजा होगी। ठीक है, फिर वहां से कहानी आगे बढ़ी कि उन्होंने सब्सटेंटिव लॉ तो बना दिया, भारतीयों को यह बता दिया कि अगर किसी ने एक व्यक्ति को गोली मार के, चाकू मार के मार दिया, उसकी जान ले ली, तो उस पर मर्डर का केस लगेगा और उसको उम्र कैद और मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। लेकिन अब इस सजा को देने का प्रोसीजर क्या होगा, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत थी, दैट इज सीआरपीसी के प्रोसीजर कोर्ट्स में क्या चलेगा। तो अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने भारत को 2 हिस्सों में बांट रखा था। किस लिए? टेरिटोरियल डिवीजन कर रखे थे। वो टेरिटोरियल डिवीजन किस लिए थे कि भाई हम जो है अलग अलग जो 3 हमारे प्रेसिडेंसी टाउन्स और बाकी सारी प्रोविंसेस, ठीक है, भारत में 2 हिस्सों में भारत को जो है डिवाइड कर रखा था उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए। 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में आते थे आपके मुंबई, कैलकाटा और मद्रास। ठीक है, इसके साथ प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस मतलब प्रांत होता है, बाकी सारे भारत के बचे हुए हिस्से। ठीक है, ठीक है, बाकी सारे भारत के बचे हुए हिस्से। तो जब 1861 1 जनवरी को, जनवरी 1 को आईपीसी लागू हुआ, तब भारत में आप देखोगे कि प्रेसिडेंसी टाउन्स में सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852 लागू होता था। ठीक है, और उस समय प्रोविंसेस में सीआरपीसी 1861 लागू होता था। लेकिन अब यहां पर था क्या कि प्रोविंसेस के लिए अलग प्रोसीजर था और प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए अलग प्रोसीजर था। फिर इस वाले सुप्रीम कोर्ट रूल्स को यहां पर सब्सिक्वेंटली रिप्लेस किया गया हाई कोर्ट रूल्स सीआरपीसी 1865 से, किसमें? प्रेसिडेंसी टाउन्स में, और प्रोविंसेस को सीआरपीसी 1872 से। अब देखो लगभग 11 से 12 साल का समय बीत चुका है। भारत में एक यूनिफॉर्म लॉ आ चुका था आईपीसी, जो कि एक सब्सटेंटिव लॉ था। ठीक है, लेकिन अभी एक प्रोसीजरल लॉ नहीं आया था जिससे पूरे भारत के लोगों के क्रिमिनल ट्रायल एक तरीके से कराए जा सके। प्रेसिडेंसी टाउन्स वाले कोर्ट अपनी तरीके से चला रहे थे, प्रोविंसेस इन रूल के हिसाब से चल रहा था। ठीक है, इसके बाद फिर उनको यह समझ में आया कि जब आपके 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का पूरी तरीके से क्या ले लिया? कब्जा कर लिया। ये कहा कि हम ब्रिटेन में बैठ करके गवर्न करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ यहां पर ट्रेड करेगी। तो डायरेक्टली हम क्वीन के अंडर चले गए और फिर वहीं से सारी चीजें गवर्न होने लगी। वहीं से आपका आईपीसी बना और पहला यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882 बन के रेडी हुआ, जो कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का क्रिमिनल ट्रायल एक ही तरीके से कराता था। तो अब भारत में 2 क्रिमिनल कानून लागू हो चुके थे कि एक आप अपराध करोगे तो कितनी सजा होगी, दैट इज आईपीसी। दूसरा, उस अपराध को करने वाले लोगों का ट्रायल कैसे चलेगा, सीआरपीसी 1882, जो कि पूरे भारत में एज इट इज सभी को समान तरीके से ट्रीट करते थे। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 1882 के सीआरपीसी को जो है लगभग 15 से 16 साल बाद दोबारा अमेंड किया गया सीआरपीसी 1898 में, और ये फिर हमारे आजादी तक डायरेक्टली चलता रहा। इसके बाद छोटे मोटे अमेंडमेंट्स इसमें 2 बार आए। एक बार 1923 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए, जब आपको देखने को मिलेगा आईपीसी में मेजर अमेंडमेंट हुए थे, तब इसमें भी चेंजेस हुए थे। और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक है, अब सवाल यहां पर चैलेंजेस ये थे कि इंडिया में जो लॉज बने हुए हैं, क्या उन्हीं लॉज से कंटिन्यू किया जाए या फिर भारत में अपने लॉज बनाए जाएं। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। भारतीय संविधान सभा अपना संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए काम करती है। उसको बनाने के लिए 2 साल 2 ईयर्स 11 मंथ 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ
कि क्या आईपीसी और सीआरपीसी को भी अभी अमेंड कर देना चाहिए। जब 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे, तो यहां पर फिर संविधान सभा ने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल डाल देते हैं जिससे कि जो हमारे अंग्रेजों के समय चले आ रहे लॉ हैं और जो हिंदुस्तान में अभी लागू हैं, वो जब तक भारतीय संविधान के मूल ढांचे, मूल आत्मा को प्रभावित नहीं करेंगे, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करेंगे और इसके इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे, तब तक वो एज इट इज भारत में लागू रहेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फर्स्ट लॉ कमीशन बना 1955 में। उसमें यह सवाल उठाया गया कि क्या भारत का जो पहला सीआरपीसी है 1898 का वो सुइटेबल है इंडिपेंडेंस के बाद भी, क्योंकि आजादी से पहले का कानून था, अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। ठीक है, क्लियर, अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। तो आजाद हिंदुस्तान के लिए, आजाद भारत के लिए क्या वो पुराना सीआरपीसी सही था? तो फर्स्ट लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और ये चेंजेस हमारे आगे भविष्य में काम आने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इस पर काम शुरू होता है। आपको देखने को मिलेगा कि लॉ कमीशन सबमिट करती है अपनी 41वीं रिपोर्ट। ठीक है, इसके बेसिस पर आपका 10 दिसंबर 1970 को द बिल ऑफ सीआरपीसी 1973 आप जिसको जानते हैं उसको प्रोड्यूस किया जाता है, वो राज्यसभा से पास होता है। फिर इसको सेम बिल को लोकसभा में पास कराया जाता है और फिर आपको देखने को मिलेगा कि दोनों सदनों से पास होने के बाद 25 जनवरी 1974 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने इस पे सिग्नेचर करते हैं, सील लगाते हैं। ये जो बिल था सीआरपीसी का अमेंडमेंट बिल, वो आपका अब क्या है, कानून बन चुका था। और फिर इसकी इंफोर्समेंट डेट आती है 1 अप्रैल 1974। ठीक है, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि फिर हमारा वो कानून तैयार हुआ सीआरपीसी 1973, जो कि फोर्स में आया 1 अप्रैल 1974 को। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। तो ऐसे बना था सीआरपीसी। अब सीआरपीसी भारत में काम करता रहा 1973 के बाद, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि 2023 तक लगभग हम कह सकते हैं, लगभग हमने 50 साल तक अंग्रेजों के, वैसे तो 75 साल कह लीजिए, 200 साल पुराने कानून सरकार भी कहती थी, हम भी इस बात को मानते हैं। ठीक है, तो फिर सीआरपीसी को फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 2023 में, ठीक है, मॉनसून सत्र चल रहा था, जो सत्र अभी पार्लियामेंट में चल रहा है। इसी सत्र में भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी 3 नए बिलों को पेश करते हैं और वो ये कहते हैं कि अंग्रेजी गुलामी शासन के बने हुए तीनों कानूनों को हम रिप्लेस करना चाहते हैं और भारत का खुद का कानून बनाना चाहते हैं। ठीक है, मॉनसून सत्र में इसकी पेशी की जाती है। एक का नाम रखा जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये कानून, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, आपको फिर क्लियरली समझ में आएगा। BNSS 2023 ये आपके सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहा था। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 ये आपके आईपीसी को रिप्लेस कर रहा था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, ये आपके जो है इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहा था। ठीक है, फिर हमने यहां पर अपने ही कानून बनाना स्टार्ट किए। ठीक है, अब मॉनसून सत्र में इनको लेकर आया गया था, इंट्रोड्यूस किया था। अब मॉनसून सेशन में जैसे ही ये कानून आए, इन तीनों कानून को मॉनसून सेशन के बाद पार्लियामेंट्री रिकमेंडरी कमेटी होती है। ठीक है, जब भी कोई कानून आता है उस पर बहस होना स्टार्ट होती है, इंट्रोड्यूस होता है, तो उसको हम भेज देते हैं सीधे कहां पर, उसको हम भेज देते हैं पार्लियामेंट रिकमेंडरी कमेटी के पास में। वो उस पर इंसाइट्स लेते हैं, एडवोकेट से बात की गई, बड़े बड़े लॉयर से पूछा गया, जूरिस्ट से पूछा गया कि इनमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, कैसे हमें नए भारत के इन कानूनों को लाने के बाद अगली बार जो है क्या कहते हैं, हम जब अगले 50 साल देखें तो किस तरीके से भारत के ये कानून काम करने चाहिए। तो फिर मॉनसून सेशन में ये पार्लियामेंट्री रिकमेंडरी कमेटी के पास गए। फिर आया बेटा आपका विंटर सीजन, विंटर सेशन आया। विंटर सेशन में पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दिए। उस रिकमेंडेशन के ये जो फर्स्ट बिल थे, बीएनएस और बीएसए के, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री जो है रिकमेंडेशन के लिए वापस ले लेती है और नेक्स्ट डे लाकर ही विद द चेंज ऑफ पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन कमेटी, इनके कहने पर, इनके चेंजेस पर, ठीक है, क्या हुआ, इनके कहने पर जो है इसको पूरी तरीके से जो है आपके
पेश किया गया। कब पेश किया गया? 12 दिसंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो है इसको विड्रॉ किया गया था 12 दिसंबर को। 11 तारीख को विंटर सेशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे शायद, ठीक है। फिर इसके बाद 12 दिसंबर 2023 को यहां पर भारतीय साक्ष्य बीएनएसएस और बीएसए के सेकंड ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर ऑल चेंजेस, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा 21 दिसंबर 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेकंड बिल जो है पास होता है आपके राज्यसभा से, और ये जो है 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पास होता है, ठीक है। 20 को लोकसभा में हुआ, 21 को जो है कहां पर हुआ? राज्यसभा में हुआ। और फिर लास्टली आपको देखने को मिलेगा कि 25 दिसंबर 2023 25 ऑफ दिसंबर 2023 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन तीनों ही बिल पर सिग्नेचर करते हैं, सील लगाते हैं। उस दिन से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आधिकारिक तौर पर पुराने कानून को हटा करके नए कानूनी रूप ले लेते हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको लागू करने की डेट फाइनल करती है और 1 जुलाई 2024, ठीक है, यही डेट तो थी। उस दिन से इनको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है। तो 1 जुलाई 2024 से ये कानून भारत में प्रभावी हैं, लागू हैं। उसके बाद जितने भी क्रिमिनल केस इंडिया में हुए हैं इनके अकॉर्डिंग चलते हैं। 1 जुलाई 2024 से पहले, रात 12 बजे से पहले जो भी कानून क्रिमिनल एक्ट हुए थे, एफआईआर लिखी गई थी, वो सीआरपीसी से चलते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब इनको बदलने का पर्पस क्या था? बदलने के 5 मुख्य कारण जो हमें बताए गए, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं वो क्या थे? सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन करना जरूरी था। हम कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर आ चुके थे, 75 वर्ष लगभग हो चुके थे आजादी के, तो उनके बनाए हुए कानूनों पे हम क्यों काम करें, ठीक है। तो ये पहला था। प्लस हमारे जो कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डिजिटल सेटअप में ले जाना था, जो लंबे लंबे प्रोसीजर हैं उनको छोटा करना था। इस वजह से हमने इसको जो है यहां पर अपनाया, ठीक है। दूसरा जो हमें यहां पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इस पर कोई शॉर्ट नोट पूछ ले तो एफिशिएंसी एंड स्पीड, कोर्ट के प्रोसीजर को जल्दी जल्दी खत्म किया जा सके, जल्दी जल्दी शुरू किया जा सके, ठीक है। चौथा, इनहांस द फॉरेंसिक इंटीग्रेशन, फॉरेंसिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस को यहां पर बढ़ावा दिया। पुलिस की पावर को थोड़ा कम किया, लोगों के राइट्स को बढ़ाने की कोशिश की गई। ये आपके मेजर 4 से 5 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं जिस पर ये सभी चीजें काम करती हैं, ठीक है। क्लियर? तो फिर लास्टली 1 जुलाई 2024 से ये कानून यहां पर पूरी तरीके से लागू हो गए। फिर आपको देखने को मिलेगा कि हमने टोटल बीएनएसएस में जो हमारा सीआरपीसी था उसको रिप्लेस किया। टोटल बीएनएसएस में 531 सेक्शन बनाए, जिसमें से 160 सेक्शन हमने यहां पर बदल दिए। 160 सेक्शन सीआरपीसी से बीएनएसएस में आपको बदले हुए मिलेंगे। दूसरा, 9 न्यू सेक्शन इसमें जो है इंसर्ट ऐड किए गए। 9 न्यू सेक्शंस को यहां पर रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इस तरीके से ये था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस तरीके से भारत में बने तीनों न्यू क्रिमिनल लॉ, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारा मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब जो कल की क्लास होगी उसमें होगा सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो बच जाएगा डेफिनेशंस का, वो होगा आपका परसों फ्राइडे को। क्लियर है सभी को? चलो, अब यहां पर मेरे 50 स्टूडेंट्स को पता है कि आपको प्राइजेस जीतने का मौका मिल रहा है। ये प्राइजेस आप इसमें पीडब्ल्यू की बुक्स जीत सकते हैं, केस लॉ कंपाइलेशन जीत सकते हैं, AIV 22 के 10 बच्चों को फ्री बैच दिया जाएगा, 10 बच्चों को 10,000 जो हमारे लीगल ड्राफ्ट की टूल किट है वो फ्री दी जाएगी, और 10 बच्चों को जो भी स्पेशल बैच आप लेना चाहते हैं वो आपको दिए जाएंगे। ये लकी ड्रॉ हम अनाउंस करने जा रहे हैं 27 जुलाई 2026 इसी YouTube चैनल पर शाम को 6 बजे, ठीक है। अब इसमें आपको पार्टिसिपेशन करने के लिए 50 विनर्स को क्या क्या करना है और मेरे नोट्स कहां से लेने हैं, सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को भर दो। दूसरा आपको क्या करना है, पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड दी पीडब्ल्यू ऐप, ठीक है। पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करने के बाद
मास्टर बीएनएसएस मास्टर क्लास पीडब्ल्यू के ऐप के बाद आपको जुडिशरी सेगमेंट सर्च करना है। वहां पे बहुत सारे सेगमेंट हैं, जेई, नीट, यूपीएससी वगैरह, उसी में आपको जुडिशरी सेगमेंट पे जाना है। जुडिशरी सेगमेंट पे जाओगे तो वहां मिल जाएगा बीएनएसएस मास्टर क्लासेस बाय अपूर्व शर्मा। ये बिल्कुल फ्री बैच है, 100%। आप इसमें जाकर के एनरोल कर लीजिए। डेली बेसिस पर क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको ये पीपीटीज यहां पर मैं शेयर करता हूं। अगर ऐप में जाएंगे तो बैच इस तरीके का दिखाई देगा, मेरी फोटो लगी होगी बीएनएसएस मास्टर क्लास, वहां पर जाकर के आप इन सबको ले सकते हैं। कल मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 4 में, जहां पर सेक्शन 1 और जो है हम सेक्शन नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ही दोस्तों के साथ। पहली बार चैनल पर आए तो मुझसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे इसमें सारी चीजों को बात करेंगे, पूरा बीएनएसएस में आपको डिटेल में कवर कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।